हेलो एंड वेलकम टू क्लियरमैन प्रेजेंट्स नुक्ता पिच साइड। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का बहुत एक्साइटिंग आगाज़ हुआ है और बहुत सारे मैचेस जो हैं वो अच्छे भी हुए हैं अभी तक। कल मैं जब शो की प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे लगा था कोबो वर्डे और स्पेन का जो हिस्टोरिक ड्रॉ हुआ था, हम आज की डिस्कशन उससे स्टार्ट करेंगे, लेकिन मेसी हैड अदर आइडियाज़। कल रात में जो है, बल्कि आज सुबह कह ले, कल जो है उन्होंने जो हैट्रिक स्कोर की एंड ही बिकेम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ हैट्रिक इन द वर्ल्ड कप एट 38। आज हमें ज्वाइन किया हुआ है पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन कलीमुल्लाह ने। कलीमुल्लाह, कैसे हैं आप? कैसे आप मुनीब भाई? ठीक है, ज़बरदस्त। और इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं करिश्मा अली। शी इज़ द फाउंडर ऑफ करिश्मा अली फाउंडेशन। शी इज़ ऑल्सो अ फुटबॉलर। करिश्मा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और एज ऑलवेज हमारे साथ हैदर रज़र भी मौजूद हैं। हैदर भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुनीब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि चलें आपके बहाने करिश्मा और कलीमुल्लाह से बातचीत तो मेरी हो रही है। टू पीपल हु आई एडमायर द मोस्ट इन फुटबॉल एंड आई मीन कलीमुल्लाह हैज़ बीन अ लेजेंड फॉर पाकिस्तान और करिश्मा की जितनी भी तारीफ की जाए कम है फॉर ऑल द एफर्ट्स दैट शी इज़ पुट इन फॉर विद हर फाउंडेशन एंड विद एवरीथिंग। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द शो टुडे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे शो के पहले सेगमेंट से, जो कि है हॉट टेक्स। चले पहले मेसी से ही शुरू कर लेते हैं। कलीम, कल का मैच आपने देखा, हैट्रिक स्कोर की मेसी ने, और आपको लगा था कि वो एक्सपेक्टेड था आपको कि वो ऐसी परफॉर्मेंस देंगे, या आप यू कॉट बाय सरप्राइज? मेसी दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर है, उसमें कोई शक नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि वो ये परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि रिसेंटली उसके मैचेस चाहे MLS में देखें तो हर मैच में वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आज इसने हैट्रिक करके फ़ुटबॉल लोगों को खुशी दे रहे हैं कि उसको देखने में खुशी दे रहे हैं, लेकिन मेसी ने आज फ़ुटबॉल को खुशी दी है कि उसने हैट्रिक करके दुनिया को साबित कर दे कि अभी भी उसमें जान है। मुझे उम्मीद है कि वो इस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि दोबारा से ये फाइनल तक पहुंचाएंगे अगर मेसी का ये परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि दुनिया इसको लेजेंड माना जाता है इस लिहाज से कि वो फ़ुटबॉल को आसान बना देते हैं। वही प्लेयर दुनिया में बेहतरीन है जो फ़ुटबॉल को आसान बना देते हैं। अगर आज उसकी परफॉर्मेंस देखें तो हर टच, हर पास एक्यूरेट देना, और पूरी टीम का उसमें एक असिस्ट है कि उसने कीपर ने रिबाउंड देके उसने गोल किया, बाकी दोनों गोल ने उसने खुद जाके शूट किया और ड्रिबल करके फिनिशिंग की है। तो एक क्लास अभी भी इसके पाँव में है। बिल्कुल। अच्छा, तो करिश्मा, मेरा आपसे मेसी के हवाले से ये सवाल था कि आपको लगता है कि जो है पिछले सालों में जो वो वर्ल्ड कप जीत गए 2022 में, और तो यहाँ पे जो है वो प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन जो पिछले सालों में था वो अब मेसी के ऊपर नहीं होगा और वो ज़्यादा फ्रीडम के साथ खेलेंगे, जो कि आज जो मैच जो हुआ अल्जीरिया के खिलाफ जिसमें हैट्रिक स्कोर की, उससे एविडेंट था? ये मुझे नहीं लगता Messi ever takes pressure. I think Messi is the game. Messi defines football, and when you talk about football, you talk about Messi. तो मुझे नहीं लगता कि Messi कभी pressure लेते हैं. But what is of course surprising and shocking is that 38 आप expect करेंगे कि थोड़ा सा he would slow down, but then you have him on the field and he's scoring a hat trick. तो one thing इससे जो है ना साबित हो जाता है कि when Messi is on the field, he is the best player on the field. That's it. And I think what Messi has given to football, just as Kareem ने define किया, I think it's so beautiful. He made me fall in love with football. क्योंकि वो जिस तरह से करीम ने कहा कि he makes football look so easy, so beautiful. So I don't think Messi will take pressure, and I'm expecting Messi to, of course, keep going on. अच्छा हैदर भाई, आपसे मैंने लास्ट एपिसोड में यही सवाल पूछा था मेसी के बारे में, तो आपने कहा था मैं कॉशियस हूँ उसके हवाले से, अपनी एक्सपेक्टेशंस के हवाले से। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? कॉशियस तो यार मैं इस मैच से पहले भी था, क्योंकि अगेन मेसी पे जो रिपोर्ट्स आ रही थी उस वक्त यही थी कि शायद वो फुली फिट ना हो सकता है कि शायद वो स्टार्ट ना करे, बट अगेन मेसी पुट ऑल दोज डाउट्स टू बेड। लेकिन देखिए, मेसी पे जब आप बात करते हैं ना तो अब सुपरलेटिव्स खत्म हो गए हैं। अब सारे जो एडजेक्टिव्स हैं वो खत्म हो चुके हैं मेसी की तारीफ के लिए। तो मैं फिर शरारत से ही शुरू करूंगा। जहां पर मेसी के 5 गोल भी हो सकते थे, वहां पे पहले गोल के बाद मेसी को रेड कार्ड भी मिलना चाहिए था, बिकॉज इट वाज I mean, it was a contentious decision, but he could have been sent off. But let's just celebrate with the final result, because that was a phenomenal individual performance by Lionel Messi. और जिस तरीके से उन्होंने शो किया, पहले थोड़ा सा सोचा जा रहा था कि शायद मे बी he'll do more of the creative work, but जिस तरह कलीम ने explain किया कि उन्होंने he took the challenge upon himself, made sure that he scored, or in fact he could have had 5 goals. So wonderful performance, but there was a contentious decision with that foul as well. ठीक हो गया, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड हैदर भाई। अच्छा, मैं अब जाने जाऊंगा जो मुझे लगा था सबसे इंटरेस्टिंग मैच हुआ है अभी तक वर्ल्ड कप का, जो कि स्पेन और कबो वर्डे का। कलीम भाई, वो मैच आपने देखा उनके वॉजनिया जो उनके गोलकीपर थे, उनकी स्टनिंग परफॉर्मेंस थी, मेरे ख्याल से 7 सेव्स भी किए। ही इज़ ऑल्सो 40 ईयर ओल्ड।
तो परफॉर्मेंस को आपने कैसे देखा उनकी स्पेन के अगेंस्ट? देखो, स्पेन सबसे मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड कप में सबका, बहुत से लोगों का फेवरेट टीम है कि वो इस वर्ल्ड कप में यूरोपियन चैम्पियंस भी है। फिर उसमें जो प्लेयर्स हैं ऑलरेडी पेपर वर्क में सबसे टॉप प्लेयर्स हैं। तो स्पेन वैसे भी फुटबॉल के हवाले से उनके फुटबॉल टिकटॉक पे जहाँ पे हमने देखा गया है, तो जब उसके कीपर की परफॉर्मेंस देखा जाए, जब भी एक टीम अपोनेंट जब कमज़ोर टीम होती है ना, तो आपको कीपर की सारी वैरायटी उसमें नज़र आती है कि कीपर की क्या परफॉर्मेंस होती है। तो ज़्यादातर शूटिंग उस कीपर पे आते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस सबसे नज़र आती है। लेकिन उस कीपर ने ये कमाल कर दिया कि उसने 6 सेव किए हैं, और ऐसे सेव किए हैं कि जिसमें लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि ये बाल भी सेव हो सकते हैं। लेकिन उसने पूरे मैच का जो निज़ाम था वो पूरा बदला है। मेरे ख्याल से पूरे दुनिया में उसका जो तारीफ़ किया जाता है और पूरे दुनिया उसको कारकर्दगी पे अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अगर उसकी लीग वाइज देखें तो वो मेरे ख्याल से पुर्तगाल में 2nd डिवीज़न में खेल रहे हैं। अगर वो स्पेन के यमीन अमाल उनके जो सेव कर रहे हैं, मेरे ख्याल से पूरी टीम को उठाया उसने कि जब आपके कीपर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो आपका टीम अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो कीपर एक दीवार की तरफ बन गए हैं उसके सामने, स्पेन के सामने। ये इस कंट्रीज़ के लिए कि फर्स्ट टाइम ये वर्ल्ड कप के लिए हैं और इसने इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दी है कि पूरा कंट्रीज़ पे प्राउड नहीं कर रहे, पूरे दुनिया उसके प्राउड कर रहे हैं कि इतनी छोटी सी कंट्री बड़ी टीम के सामने जो वर्ल्ड चैम्पियन है उसके सामने परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो कीपर लाजिम बात है, उसको भी 40 साल तो नहीं देखा जाता है, कीपर ऑलवेज ज़्यादातर एज के खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से उसकी परफॉर्मेंस ने ये साबित कर दिया है कि अच्छी प्लेयर जो हैं जब नज़र नहीं आते, जब वर्ल्ड कप फर्स्ट अपीयरेंस उसका भी था, ये भी बड़ा प्रेशर होता है जब आपका पहला मैच होता है वर्ल्ड कप के दौरान इतनी बड़ी टीम के सामने। तो ऑटोमेटिकली आप एक प्रेशर लेते हैं कि यार इनके अटैकिंग बड़े स्ट्रांग होते हैं, इसकी टीम बहुत स्ट्रांग होती है, तो आप पहले से माइंड में बैठा हो कि ये स्कोर करेंगे। लेकिन आप इतनी विनिंग मेंटालिटी से गए हैं कि आप हर सेव को एक अच्छे तरीके से सेव किए, नहीं कि मतलब एक होता है कि चलो उसने शूट मार दिया आपने रोक दिए, लेकिन सारे उसने ऐसे सेव किए हैं कि ऐसा लग रहा था कि शायद उसने प्रीमियर लीग में या ला लीगा में पूरा लीग का बेस्ट कीपर है। तो मेरे ख्याल से उसकी परफॉर्मेंस अप्रिशिएट है। बिल्कुल ऐसा ही। करिश्मा, यू आर अ लॉन्ग टाइम स्पेन फ़ैन, आपने स्पेन का मैच भी देखा होगा ऑब्वियसली, तो आप थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी और आपको लगा वेयर डिड स्पेन गो रॉन्ग? I think, again, this is the beauty of football. You never know what's going to happen. You never underestimate a team. They can, as you said, that Spain are my favorite for many reasons. Of course, they're also the favorite of the world, but they also have multiple players from Barcelona. तो ये है कि but my goodness, उनका जो डिफेंस था कोपा वर्डे का, they really frustrated Spain. आई थिंक एक चीज़ मेरे ख्याल में ये है कि अगर वो विंग जो है ना पे लमीन यमाल और निको को शायद पहले जो दूसरी हाफ में भी पहले से अगर स्टार्ट करते, मे बी द गेम वुड चेंज अ लिटिल बिट, बट वो नहीं हुआ एंड आई थिंक देयर वाज अ डिले इन दैट व्हिच आल्सो कॉज्ड लमीन यमाल की फिटनेस की वजह से वो शायद चांस नहीं लेना चाह रहे थे शुरू में। बिल्कुल आई थिंक दैट वाज द रीजन बट देन ही डिड प्ले ऑफ कोर्स इन द एंड बिकॉज़ दे रियली वांटेड टू स्कोर, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। यू कुड टेल दैट कोपा वर्डे वाज देयर टू नॉट लेट दैट गोल इन। और दूसरा देखें, द अफ्रीकन आई थिंक फुटबॉल हैज इवॉल्व सो मच। अब हम देखते हैं कि ये तो बहुत छोटी कंट्री है, आई थिंक इट्स 400,000 और 500,000 का पॉपुलेशन है, जितना आप देखें चित्राल का है, राइट? Yes, so exactly. that small of a country and you've come up against the giants of Europe and that's how you're performing. I mean, you have to give them the credits for it. It was a good game. It was not like, it was a really good game and very well thought through against Spain. ठीक है हैदर भाई, आपसे भी मैं स्पेन के बारे में ही पूछूंगा। आपको लगा वो लो ब्लॉक के साथ जो है डील करने में थोड़ा उनको इशू आ रहा था, तो ये आगे जाते हुए फिर स्ट्रैटेजी किस तरह चेंज करेंगे वो अपनी? आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हिस्टोरिकली स्पेन ने हमेशा लो ब्लॉक वाली टीम के खिलाफ स्ट्रगल किया। मैं यहाँ पर एक्चुअली करिश्मा की बात को सेकंड करूँगा, क्योंकि हमें नज़र आया कि निको विलियम्स और लमीन यमाल के बाद वो भी, आई थिंक एज अ स्टोरी गोज, इट वाज एन एक्सीडेंटल पेयरिंग ऑन द विंग्स फॉर देम। वो जूते नहीं थे कुछ प्लेयर्स के, तो इन्हें विंग्स पे स्टार्ट करा दिया। दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर डे। लेकिन उनके बगैर आपको उनकी अटैकिंग इफेक्टिवनेस कम नजर आई। स्पेन, देयर वाज अ लॉट ऑफ साइडवर्ड पासिंग, वी सॉ दैट। एंड आई थिंक अगेन वजीनिया पे इतनी ज़्यादा बात हुई थी, कलीमुल्लाह ने जिस तरह एक्सप्लेन किया कि वजीनिया was a standout hero of the match, and उनकी स्टोरी कितनी रिमार्केबल है कि he started playing professionally at the age of 25, बैंकर थे, उसके बाद वो उसमें now 40 year old in the World Cup,
and he's also right now the hero for his country and a social media sensation as well. लेकिन हाँ, coming to your actual question, yes, low block के खिलाफ स्पेन को historically मसला पहले भी होता रहा है, लेकिन it's a wake up call for them, क्योंकि I think FIFA की तारीख में शायद कभी इतनी different ranked teams का इस तरह का रिजल्ट नहीं हुआ. So an upset for Spain, but what a moment for Cabo Verde. बिल्कुल बिल्कुल. अब मैं थोड़ा सा चलूँगा फ्रांस और सेनेगल वाले मैच के ऊपर. ऑब्वियसली किलियन एम्बापे लेड देम टू विक्ट्री वंस अगेन. तो कलीम भाई, फ्रांस और सेनेगल का मैच आपने देखा. मेरे ख्याल से जब फ्रांस ने मैच स्टार्ट किया तो फर्स्ट हाफ में दो स्ट्रगल कर रहे थे, क्लिक नहीं कर रहा था उनका जो फॉर्मेशन था सारा. लेकिन सेकंड हाफ में रिकवर कर लिया. ओलिसे और एम्बापे का जो कॉम्बिनेशन था, उन्होंने दे डिलीवर्ड द विक्ट्री. तो आपको क्या लगता है, क्या नोटिस किया आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्रांस के अटैक में गोइंग फॉरवर्ड? फ्रांस तो मेरे ख्याल से मेरा भी फेवरेट टीम है इस वर्ल्ड कप में, उसके लिहाज से कि उसकी अटैकिंग बहुत ज़बरदस्त है. देखो, मेरे ख्याल से एज ए फुटबॉलर मैं समझता हूँ कि जिस टीम के पास सबसे बेस्ट विंगर होंगे वही टीम सबसे डेंजरस टीम बनती है वर्ल्ड कप में. और मेरे ख्याल से अगर राइट नाउ अगर वर्ल्ड कप में देखा जाए तो सबसे बेहतरीन विंगर जो हैं वो फ्रांस के पास हैं. और मेरे ख्याल से जितने बेहतरीन बॉल बापे को मिले हैं और जिसके विंगर्स हैं और जिसके थ्रू आउट फ्रांस टीम, क्योंकि लाजमी बात है जब सेनेगल कोई कमज़ोर टीम नहीं है, सेनेगल भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, अफ्रीकन से आते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है. उसने डिफेंसिव भी अटैकिंग भी फुटबॉल के लिए उनको टफ टाइम दिया फ्रांस को. फाइनल भी खेला हुआ है. हाँ, तो दूसरी बात ये कि फ्रांस को जब आपको चांसेस में एम्बापे को 2-3 चांस मिले स्टार्ट में ही, उसने कन्वर्ट नहीं किया. तो लाज़मी बात है जब आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो एम्बापे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि रियल मैड्रिड के बाद आए हैं तो फिर उसके ऊपर कंट्री का भी प्रेशर होता है कि आप कैप्टन हैं और फिर आपके रिसेंटली जो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आपको भी लोग देखा जाता है. तो एम्बापे जो है ना वो शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूज था, जो उसको फ्री बॉल मिल रहे थे उनसे कन्वर्ट नहीं हो रहे, लेकिन बाद में उसने उसको जब कन्वर्ट किया तो थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर आए, तो थोड़ा सा उसने खुद भी बाल लिए और मोमेंट्स बनाए. तो मेरे ख्याल से फ्रांस एक स्ट्रॉन्ग टीम है, उनकी जो अटैकिंग है वो बहुत ही अच्छी है. तो मेरे ख्याल से वो किसी भी टीम को ख़राब कर सकती है, चाहे उसके बेंच के प्लेयर्स है चाहे उसके प्लेइंग 11 के प्लेयर्स है, जो भी आते हैं तो वो परफॉर्म करके देते हैं. बिल्कुल. करिश्मा, फ्रांस की कॉन्वर्जेसन को मैं कंटिन्यू करूंगा. आपको लगता है कि वो वर्ल्ड कप के लिए एक टॉप कंटेंडर है और इस परफॉर्मेंस के बाद वो बात और सॉलिडिफाई हो गई है कि दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर टू विन द टाइटल? Oh, definitely. There is, I think, no doubt about that. They are going to be one of the top contenders in this World Cup, and they're definitely going to go far in the World Cup. और दूसरा ये है कि they are frustrated, of course, with the last result with Argentina, जिस तरह से वो हारे हैं. I think it was like one of the best football matches I've ever seen in my life. So I'm sure that they're here to actually win the World Cup. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. अच्छा हैदर भाई, मैंने आपसे ब्राज़ील और मोरक्को की बात करनी है. आपने जो है पिछले शो में भी इसके ऊपर बात की थी. तो ब्राज़ील और मोरक्को का मैच जो है वो 1-1 से ड्रॉ हुआ. तो उसका आपको सबसे बड़ा टेक अवे क्या लगा? वो आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक थी दोनों टीमों की परफॉर्मेंस, या आपको लगा कि ब्राज़ील बेहतर खेल सकती थी या मोरक्को इससे बेहतर खेल सकती थी? आई थिंक उसके अंदर जो सबसे खास बात ही देखने वाली, वो पहली हाइड्रेशन ब्रेक से पहले तो मोरक्को ने काफ़ी हद तक डोमिनेट किया हुआ था ब्राज़ील को, और मोरक्को शुड और कुड हैव इन फैक्ट gotten a bigger lead. और फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ मैजिक फ्रॉम विनीशियस, उसके बाद फिर अगेन सीसॉ कर लें आप, क्योंकि फिर ब्राज़ील आपको नज़र आया कि काफ़ी बेहतर था, एंड देन टुवर्ड्स द एंड आपने देखा कि अ कपल ऑफ लेट चांसेस फॉर मोरक्को एज वेल. आई थिंक जो बिगेस्ट टेक अवे है वो यही था कि डिस्पाइट द रिजल्ट ऑफ अ ड्रॉ, आई थिंक वाज अ गुड रिजल्ट फॉर कार्लो एंचेलोटी, क्योंकि जो चीज़ काफ़ी विजिबल नज़र आई थी वो ये आई थी कि ही विल मिस प्लेयर्स लाइक एडम मिलिटाओ एंड वेस्ली, जिनका एक्सपेक्टेड था कि शायद वो राइट पर डिफेंडिंग करेंगे. जो जब एक दफ़ा उन्होंने अपनी टैक्टिकल चेंजेस की थी और डनीलो को ले आए थे और कैसेमेरो की जगह फेबिनियो को लेकर आए थे, तो देन वी सॉ देम बी अ लॉट मोर काम एट द बैक. प्रॉब्लम उनके साथ जो होगी वो हमने भी पिछली दफ़ा आई थिंक पॉइंट आउट की थी, एन आउट नंबर 9 और अ रेफरेंस पॉइंट इन द अटैक, क्योंकि आपके पास विंग पे तो दोनों ठीक जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो इशू है रफीनिया और विनीशियस, लेकिन जो इशू नंबर 9 या फोकल पॉइंट का है, इसलिए हमने सेकंड हाफ में भी देखा कि जब रफीनिया स्टार्टेड मूविंग मोर टुवर्ड्स द सेंटर, तो दे सीम्ड मोर ऑफ अ थ्रेट फॉर ब्राज़ील. सो आई थिंक इट वाज एटलीस्ट वही बात है ना, सैल्वेज हो गया, रिजल्ट उनके लिए सैल्वेज हो गया, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग ऑन हाउ दे मूव फॉरवर्ड with Iko Thiago there. I think that's the name of the striker, क्योंकि that
that is an area of concern for Brazil in my mind. ठीक हो गया। कलीम भाई, ब्राज़ील का मैच आपने देखा होगा, आपको लगता है विनीशियस जूनियर के ऊपर वो ज़्यादा रिलायंट है? लाजिम बात है, वो नेमार वैसे ही फिट नेमार नहीं है फिट, तो मैं कह रहा हूँ कि वो विंग से आते हुए बड़ा डेंजरस बनता है। तो उसने उसी वही काम जो कोच लेना चाह रहा था वही काम उसने पूरा करके दिया। उसने उसी विंग से आते हैं उसने स्कोर किया। उसका फेवरेट वहाँ प्लेस है जहाँ पे वो फिनिशिंग करना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि मोरक्को और ब्राज़ील के जो मैच है, हम ज़्यादा एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि ब्राज़ील ने मैच क्यों नहीं जीता है। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो मोरक्को ऑन 7th प्लेस ऑफ वर्ल्ड रैंकिंग और ब्राज़ील है 6th प्लेस पे। तो आप रैंकिंग के लिहाज से देखो तो दोनों आस-पास हैं 6th और 7th प्लेस पे। तो मोरक्को बहुत स्ट्रगल के बाद इस जगह तक पहुँचे हैं, क्योंकि ब्राज़ील का फुटबॉल अगर कंपेयर तो करें तो सेम स्किलफुल फुटबॉल है। तो जितने मोरक्को के स्किलफुल है उस तरह ब्राज़ील में भी हैं। तो दोनों स्किल पे ज़्यादातर डिपेंड करते हैं। उनके सारे प्लेयर्स बड़े टैलेंटेड हैं और उस लोगों ने फुटबॉल करके दिखाएं। और मोरक्को मेरे ख्याल से 2014 में अगर उसको देखा जाए तो उसकी रैंकिंग थी 87। अभी 2018 में वो आए 40 प्लेस में, और फिर 2022 में वो आए थे 28 पे। उसके बाद उस लोगों ने 28 में 2022 वर्ल्ड कप के दौरान जब वो लोग सेमीफाइनल तक पहुँचे तो उसकी रैंकिंग आए 11 पे, 17 दर्जे वो नीचे आए और अभी 7th प्लेस में। तो मेरे ख्याल से ब्राज़ील और मोरक्को का अगर कंपेयर जाए, मैं कह रहा हूँ कि लाज़मी बात है ब्राज़ील को टफ टाइम दे सकते, इसलिए कि वो दोनों एक रैंक की टीमें हैं और दोनों बड़े टफ है। दोनों के प्लेयर्स दुनिया के बड़ी लीगों में खेल रहे हैं और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैच बहुत डेंजरस हो सकता है, कि मोरक्को जीत भी सकते थे उस मैच को। लेकिन पहले 30 मिनट जैसे हैदर भाई ने किया है कि पहले 30 मिनट में बिल्कुल डोमिनेट किया था ब्राज़ील को। जैसे ब्रेक आते हैं तो फिर दूसरी टीम को थोड़ा सा मौका मिल जाता है, तो रिलैक्स हो जाते हैं, बॉडी थोड़ा आपका आ जाता है। जो टीम प्रॉपरली डोमिनेट कर रहे हैं तो वो चाह रहे हैं कि मैच इस तरह कंटिन्यू रहे। जब बीच में ब्रेक आ जाता है तो इससे काफ़ी टीमों का मोराल डाउन हो जाता है, प्लेयर थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, दूसरी टीम को थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिल जाता है। लेकिन बहुत अच्छा मैच रहा है। मुझे उम्मीद है कि ब्राज़ील भी नेक्स्ट मैचेस आराम से नहीं जीत सकते हैं। लाज़मी बात उसके ऊपर प्रेशर भी है, तो उम्मीद है कि ब्राज़ील अपने आप को, क्योंकि ब्राज़ील है तो वर्ल्ड कप बहुत खूबसूरत चलती हैं, पूरा दुनिया देखते हैं ब्राज़ील के नाम से। तो मेरे ख्याल से ब्राज़ील नेक्स्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। अच्छा, ब्राज़ील के फैंस बहुत सारे हैं लियारी और वलीर में, जब ये आप जाएँ तो आपको बहुत सारे फैंस देखेंगे। अच्छा हैदर भाई, मेरे ख्याल से कोई कलीम और करिश्मा से कोई सवाल करना चाह रहे हैं। हैदर भाई प्लीज़ गो अहेड। जी, मैं थैंक यू मुनीब इस अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस था। मैं कलीम और करिश्मा दोनों का ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ हाइड्रेशन ब्रेक पर, क्योंकि इन्होंने इतने मैचेस खेले हैं, इतनी इंटेंसिटी पे खेला है। ये इस हाइड्रेशन ब्रेक को कैसे ले रहे हैं एज प्लेयर्स? इससे क्या मोमेंटम टूटता है या क्या इनके नज़दीक एक अच्छी चीज़ है कि ब्रेक मिल जाती है ताकि आप टैक्टिकली अपने आप को रियलाइन कर लें? करिश्मा, पहले आप जवाब दे देंगे इसका। मैं कल एक अपनी दोस्त से बात कर रही थी, मैं वही कह रही थी, आई डोंट रिमेंबर द गेम, इट वाज द डे बिफोर यस्टरडे, और वही एक मोमेंटम चल रहा था सही से, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन देयर इज अ हाइड्रेशन ब्रेक एंड यू कैन सी दैट द मोमेंटम जस्ट ब्रेक्स, राइट? तो आई पर्सनली आई एम नॉट अ फैन ऑफ द हाइड्रेशन ब्रेक्स, और मेरे ख्याल में बहुत सारे प्लेयर्स ने भी ये फ्रस्ट्रेशन अपना दिखाई है कि दिस unless and until it's important there should be no hydration break, and I think it's important. और अगर हम इसको in depth देखें, again the whole FIFA World Cup this time around has mostly been about how much income they can generate through it, and so people are saying that the hydration break again is mostly for the break itself than for the players. So I personally really don't enjoy it. Football का 45 minutes complete होने चाहिए। कलीम भाई, आपका इस पर क्या ओपिनियन है? आपने देखा हो कुछ स्टेडियम में तो एयर कंडीशन स्टेडियम है, वहाँ पे भी हाइड्रेशन ब्रेक दे रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इसको क्यों दिया गया है कि इतना बेहतरीन वर्ल्ड कप के मैचेस के दौरान ये ब्रेक देना, ये सारे मोमेंटम क्राउड के लिए भी और जो देखने वाले उनके लिए भी, एक स्पेशली जो खेलने वाले जो टीमें हैं एक मोमेंटम बनाती हैं, एक मोमेंट्स बनाते हैं, एक दूसरी टीम पे प्रेशर लेके आते हैं। जब उसको ये ब्रेक मिलता है तो वो सारे जो इनके मोमेंट है वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे आप मोरक्को और ब्राज़ील के मैच के दौरान जैसे देखा कि उसने बिल्कुल ब्राज़ील को डोमिनेट कर दिया, टीम जो है ना, जैसे यूएस स्पोर्ट में 4 क्वार्टर्स होते हैं ना, उस तरह का गेम बना दिया उन्होंने। बिल्कुल उसने अपने लिए अपने चीज़ें बना ली हैं और पूरी दुनिया इस चीज़ पे मेरे ख्याल से नाराज़गी का कर रहे हैं, ज़ाहिर कर रहे हैं, क्योंकि नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ब्रेक जो है ना वो इतनी हीट पे होना चाहिए कि आपको 45-40 इस पे हो तो आपको ब्रेक लेनी चाहिए कि गर्मी की इतनी शिद्दत ज़्यादा है। लेकिन ओवरऑल जो मौसम है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये ब्रेक लेना और फिर इसके बाद 3 से 4-5 मिनट्स लेके चलते हैं, तो मेरे ख्याल से दूसरी टीम के लिए और ख़ासकर स्पेशली ये फिर जो कमज़ोर टीमें होते हैं उसके लिए बड़ा
विनिंग पॉइंट्स होते हैं कि वो जाके रिलैक्स हो जाता है, फिर टैक्टिक्स के और बारे में आपने काम अगर करते हैं। बेल्जियम और उसका इजिप्ट का मैच देखा, वो लुकाकू ने गोल किया था, ओन गोल हो गया था बाद में डिक्लेयर, उसके फ़ौरन बाद 1 मिनट बाद जो है वो हाइड्रेशन ब्रेक हो गई, वो सारा मोमेंटम ब्रेक हो गया उनका। तो जैसे मोमेंटम ब्रेक होता है तो फिर अगले टीम जो है दूसरी टीम है वो फिर अपने टैक्टिक्स और इस चीज़ पे काम करते हैं, तो फिर कोच और प्लेयर भी रिलैक्स हो जाते हैं, फिर नए बॉडी के साथ आ जाते हैं, फ्रेश आ जाते हैं। तो फिर ये मेरे ख्याल से ये फुटबॉल में नहीं होना चाहिए, स्पेशली वर्ल्ड कप में। करिश्मा, आपसे मैं नीदरलैंड्स और जापान के मैच के बारे में भी पूछना चाहूँगा। वो आपने मैच अगर देखा हो तो नीदरलैंड्स लीड कर रही थी, लेकिन टुवर्ड्स द एंड जब वो 2-1 अप थे तो कोमन ने जो है, जो कोच हैं नीदरलैंड्स के, उन्होंने थोड़ी टैक्टिक्स चेंज कर दी और दे डिसाइडेड टू सिट बैक, और वो जो है उनके लिए काफ़ी जो है ना नुकसानदेह साबित हुआ, एंड दे कंसीडर अ गोल एट द डेथ। तो आपको लगा है कि वो नीदरलैंड्स को मैच जीत जाना चाहिए था और उनकी टैक्टिक्स की वजह से दे लॉस्ट अ पॉइंट, 2 पॉइंट्स? ऑनेस्टली मैं वो उसके मैंने हाईलाइट देखे, मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने क्या किया. नाउ आई डोंट नो इफ दिस वाज बिकॉज द कोच एक्चुअली इज अ फॉर्मर डिफेंडर हिमसेल्फ. I don't know if he had something thought about that, but I think it was a very bad idea. You don't drop so deep and invite pressure from a team like Japan. हम पहले सोचते थे कि we looked at African and Asian countries differently, but now they're more tactical, and you saw that with Japan is like anytime you make a mistake like this, you'll get punished. So I don't think if you have a squad like Netherlands does, but you should actually drop so deep and actually not waste the talent that you have. But I think on top of that, what I really liked is कि जिस passion के साथ जापान खेल रही है, I definitely want them to see them go to the next round. And I also know for a fact कि उनके बहुत सारे players are playing in the European League, if I'm not wrong. So यही है कि they might not have the biggest stars on their team, but they're definitely resilient as a team, and it was just beautiful to watch in football. Generally as a football fan to watch. And I think recently a commentator said that the game is not played with stats, but it's played with heart. And I think this is something we've been witnessing firsthand in this tournament, the first few games of the tournament. So I'd really like for them to go far. ठीक है हैदर भाई, आपने जापान की टीम की परफॉर्मेंस देखी, आपको लगता है कि वो जिस तरह उन्होंने 2 दफ़ा कमबैक किया मैच में, तो आपको लगता है कि वो टीम आगे जा सकती है? हमने पिछले शो में भी डिस्कस किया था, तो वी टैग देम एज वन ऑफ द डार्क हॉर्सेस ऑफ द टूर्नामेंट। तो आपको क्या लगता है उनकी परफॉर्मेंस को देख के? तो जो करिश्मा ने कहा, मैं वो उस वाली बात को डेफिनेटली एक दफ़ा रिपीट करूंगा अबाउट द जापानीज प्लेयर्स प्लेइंग इन यूरोपियन लीग्स। उसमें क्योंकि इस जापानीज टीम में आई बिलीव कम से कम 5 खिलाड़ी ऐसे थे जो डच लीग में खेल रहे हैं। सो आई मीन देयर वाज अ लॉट ऑफ फेमिलियरिटी फॉर अ नंबर ऑफ देम विद देयर ऑपोजिशन। हम जब ये जापान की बात करते हैं तब आई थिंक वो आपने कहा ना कि आगे जा सकते हैं। अब वो ऐसी सिचुएशन है कि अब उन्हें आगे जाना चाहिए। द स्टैंडर्ड ऑफ एशियन फुटबॉल हैज़ इम्प्रूव्ड सो मच, और ये टेक्निकली ये जो एशियन टीम्स हैं, ख़ास तौर पे ये जो 2 एशियन टीम्स हैं, जापान एंड साउथ कोरिया, ये इतनी स्ट्रॉन्ग हैं टेक्निकली कि इन्हें अब आप जब भी कोई यूरोपियन टीम के साथ मैचअप इनका होता है तो उसके अंदर इट इज़ वेरी अनफेयर ऑन देम अगर आप उन्हें डिसमिस कर दें, क्योंकि उन्होंने अब अपने रिजल्ट से, अपने रिकॉर्ड से प्रूव किया और शो किया। जापान की जिस किस्म की सिचुएशन है इन दैट ग्रुप और जिस किस्म की उनकी परफॉर्मेंस है, दे कैन इन फैक्ट इवन टॉप द ग्रुप। अगर 1-2 रिजल्ट्स उनके हक में चले जाएं तो दे कैन इवन डू दैट, क्योंकि जो डच साइड है अगेन उस पर भी करिश्मा ने बात की अबाउट रोनाल्ड कूमन। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक रेहानुलक नरेट करते होते हैं, उससे आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट इट, है कि रोनाल्ड कूमन जो है, ही is right now in between this dilemma whether he should follow the Johan Cruyff philosophy of coaching या Van Gaal। और उसके अंदर उनकी जो आइडेंटिटी होती है डच वाली, जहाँ पर आप इतने अटैकिंग फ्लेयर वाली टीम्स देखते थे पास्ट में, अब आपको वो नहीं नज़र आती। आपको काफ़ी हद तक ये डिपेंड करते हुए नज़र आते हैं ऑन ब्रेकिंग द प्लेस डाउन। सो आई मीन व्हाट कूमन डिड वो तो आई थिंक डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली जापान की बात करें तो this is a really good team and they can go far, obviously depending on the luck of the draw as well। बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ और मैचेस भी होते हैं इंटरेस्टिंग इसमें, जो अभी ग्रुप स्टेज चल रहा है उसमें बेल्जियम और इजिप्ट का जो मैच था, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बेल्जियम जीतेगी, लेकिन वो ड्रॉ हो गया था 1-1। जर्मनी ने ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग स्टार्ट किया कुरासाओ के अगेंस्ट द स्मॉलेस्ट कंट्री टू एवर प्ले वर्ल्ड कप, लेकिन वो 7-1 जीत गए थे। गोल तो किया था कुरासाओ ने अर्ली, लेकिन फिर जर्मनी टुक ओवर एंड वन ईजिली। इसके अलावा जो है नॉर्वे, हालैंड इम्प्रेस्ड अगेन, 4-1 उन्होंने इराक को हराया।
तो ये तो अभी कुछ स्टेज ग्रुप स्टेज के मैचेस चल रहे हैं, अभी और आगे भी होंगे। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पे हम लेंगे अपना पहला ब्रेक। सो कीप वॉचिंग क्लियर मैन प्रेजेंट्स नुक्ता पिच साइड। Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। Nukta, the whole story. Download the app now. The all-new Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। What is news worth breaking? The one that goes first? Or the one that goes whole? Nukta, the whole story. Download the app now. The all-new Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। Nukta, the whole story. Download the app now. The all-new Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। What is news worth breaking? The one that goes first? Or the one that goes whole? Nukta, the whole story. Download the app now. The all-new Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। Nukta, the whole story. Download the app now. The all-new Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। वेलकम बैक टू क्लियर मैन प्रेजेंट्स नुक्ता पिच साइड। अभी हम अपना डिस्कशन जो आगे कंटिन्यू करते हैं और वो है नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है वर्डिक्ट। अच्छा, ये हैदर भाई वही आप जो हाइड्रेशन ब्रेक की बात कर रहे थे, ये हेनरी विंटर एक फुटबॉल जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि दिस इज़ द ईयर व्हेन द गेम ऑफ 2 halves became the game of 4 quarters and the greatest sport and event was damaged for fistful of dollars. Hydration breaks ruin the game's flow and frustrates fans and viewers. करिश्मा और कलीम से तो इस बारे में बात हो गई है, आप भी ज़रा अपना ओपिनियन दे दें इसके ऊपर। देखिए, एक तो पहली बात है, आई थिंक ये उन्होंने अपने बड़े खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे अमेरिकनाइज किया जा रहा है, किया क्या है वर्ल्ड कप को इस वक्त। लेकिन देखिए, मैंने इस पे क्या ओपिनियन देने हैं। जब आपको कलीमुल्ला जैसे लेजेंड और करिश्मा जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स आपको एक्सप्लेन कर दें कि भाई हाइड्रेशन ब्रेक्स का इस सेंस में, और आपने भी पॉइंट आउट किया हुआ है कि जिन टेम्परेचर्स में कोई स्टेडियम टेम्परेचर कंट्रोल्ड है वहाँ पे इसकी सेंस बनती नहीं है, लेकिन चले नाउ इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द वर्ल्ड कप। लेकिन यस, इट डिसरप्ट्स फुटबॉल। क्या आगे चल के ये चीज़ कंटिन्यू होगी नहीं होगी, इसका देखना होगा कि ये कैसे लेकर चलते हैं। क्योंकि अगर, लेकिन यस, आई मीन वो थोड़ी सी एक ब्यूटी या वो जो एक फ्लो होता है गेम का, वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हुआ है। एज अ व्यूअर आई माइट नॉट एंजॉय इट, बट एज अ ब्रॉडकास्टर आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग, लेकिन या आई मीन नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ इट। बिल्कुल, वो आपने बात की ना, वो फीफा जिस चीज़ से पैसे कमा रहा होता है वो चीज़ ख़त्म नहीं होती है, तो मुझे तो लगता है कि ये परमानेंट ही होगा। बाकी मुझे तो क्रिकेट याद आ जाती है, मुझे क्रिकेट अनॉय करती है कभी कभार, तो ये ब्रेक्स देख देख के ना मुझे थोड़ी क्रिकेट याद आती रहती है। बट बहरहाल नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाते हैं। कहा मैं इधर चिपका दूं क्रिकेट के खिलाफ अपना बायस। शाबाश मुनीब। बस चलिए, करना पड़ता है ना थोड़ा बहुत, तो खैर नेक्स्ट स्टेटमेंट दिखाते स्क्रीन पे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये ईरान के हेड कोच हैं, वो कह रहे हैं दे हैव सेड वी हैव टू लीव इमीडिएटली आफ्टर एवरी मैच, वी आर बीइंग रियली ट्रबल्ड बाय दैट, वी डोंट नो व्हाई दे आर रिटर्निंग अस, टू बी ऑनेस्ट इट सीम्स वेरी स्ट्रेंज, इट सीम्स अदर्स आर डूइंग द प्लानिंग फॉर अस, आवर टीम इज़ द मोस्ट ऑप्रेस्ड वन इन द होल वर्ल्ड कप। करिश्मा पे पहले आपसे पूछूंगा, ईरान की टीम की सिचुएशन सबके सामने है, जो है उनको हर मैच वो यूएस में खेलते हैं, उसके बाद उनको बोलते हैं कि वो मैक्सिको वापस चले जाएं और फिर अगले मैच से पहले दोबारा आ जाएं, तो ये तो कंड्यूसिव नहीं है, तो ऐसा कैसे चलेगा ये? देखिए, ये पहले भी हुआ है। आई थिंक इन द ब्राजीलियन वर्ल्ड कप देयर वाज आल्सो सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स, लेकिन ये जो अभी सिचुएशन है वो आई डोंट थिंक
I've seen a far worse situation than this. The conditions that they're creating, not just for Iran, but so many other teams and the fans and everything else, they've almost destroyed the sense of World Cup for the general fans. तो उसके अलावा जिस तरह से ये कर रहे हैं, I mean, you know, the game is 50%, you know, what you have physically, but 50% what you have in your head, mentally, psychologically, आप कैसे हैं. So to drain players like this, to treat them like this, of course, you know, you're making it extremely hard for them. I hope Iran shows results, but it's extremely unfair. And, you know, with Iran, of course, it's been the most unfair, but with so many other teams as well. But yeah, it's just really sad to watch how they've politicized the game. ठीक है, थैंक यू सो मच करिश्मा. आपसे अब इजाज़त लेंगे इस वक्त. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो. और आप जो अपना फाउंडेशन के साथ वुमेन के लिए जो काम कर रही हैं इन एजुकेटिंग देम, एम्पावरिंग देम, वो आप प्लीज़ कंटिन्यू करें. थैंक यू सो मच वंस अगैन. Thank you, Mani. Thank you so much. थैंक यू. अच्छा कलीम, आपसे भी मेरा ईरान वाली सिचुएशन पे यही सवाल है. ईरान की टीम की आप चले मैच की तो बाद में बात करें. ये जो इसके साथ जो ऑफ द फील्ड मसले फेस कर रहे हैं वो, तो ये कैसे वो जो है प्रोग्रेस करेंगे टूर्नामेंट में अगर ये सब चलता रहा? देखो, हर टीम जब मैं इंटरनेशनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ. जब भी हम किसी भी जगह जाते हैं तो जहाँ एयरपोर्ट पे हमारे साथ थोड़ा सा डिले या कुछ प्रोसेस डिले हो जाता है, या हमारी फ़्लाइट डिले हो जाता है, या वहाँ के शहर पे होटल सही तरह से नहीं मिल रहे हो, ट्रेवलिंग का इशू, तो टीम पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है. इसलिए आ सके क्योंकि प्लेयर चाहिए कि उसको रिलैक्स चाहिए, उसको ट्रेनिंग पे टाइम पे पहुंचना चाहिए, उसके मैचेस को टाइम पे पहुंचना चाहिए. इस चीज़ में फीफा को भी फेयर होनी चाहिए कि अगर आपको ये सिचुएशन नज़र आ रहे थे कि एक टीम को ये प्रोसेस में इतना बड़ा इश्यूज़ हो रहे हैं, तो आप कर देते क्योंकि मैचेस सारे मैक्सिको या कनाडा में रख लेते हैं. हाँ, एग्जैक्टली. ताकि उसको ये इश्यूज़ ही ना आ जाते हैं. Exactly. अगर आपके ऊपर इतने प्रेशर हैं कि आप अमेरिका को आप हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उनको इतना मसले इश्यूज़ कर रहे हैं कि उनको ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर्ली टाइम नहीं मिल रहा है, उनको फ़्लाइट डिले हो रहे हैं 8 आवर्स, उनको एयरपोर्ट पे रोका जाता है. तो इसका मतलब है कि उनको फेयर टाइम नहीं मिल रहा है. फिर उसके बावजूद अगर वो आते हैं खेलने के लिए, फिर उसको टीम को चाहिए रिलैक्सेशन चाहिए मैच के बाद. उसके बाद फ़ौरन उसको ट्रैवलिंग का जाना पड़ता है दूसरे शहर में, फिर उसके बाद ट्रेनिंग. तो मेरे ख्याल से इसमें फ़ीफ़ा को बहुत फेयर होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए क्योंकि टीम को चाहिए, टीम ऑलरेडी फ़ीफ़ा के उसमें है कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें पूरी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है. तो मेरे ख्याल से इनको इससे दूर रखना चाहिए और प्लेयर्स फुटबॉल को बिल्कुल इसी से दूर रखना चाहिए. उसको प्रॉपरली टाइम चाहिए. अगर मसले इशू होते तो मैक्सिको में सारे मैचेस रख लेते ताकि वो इजीली अपने मैचेस क्वालिफाई होकर कर सकते हैं. हैदर भाई, कलीम ने तो अच्छा एक्सप्लेन कर दिया प्लेयर के पर्सपेक्टिव से. आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे ईरान की सिचुएशन पे? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह आप कलीम अपने पर्सपेक्टिव से बता सकते हैं, हम में से तो कोई नहीं बता सकता कि कैसे जब इस तरह आपकी प्रिपरेशंस डिसरप्ट होती हैं तो वो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे किस तरह इफेक्ट करता है. कलीम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया. आप खुद सोचो ना यार कि अगर आपको फ्लाई इन और फ्लाई आउट कराया जा रहा है, या फिर आपको ये कहा जाता है कि चलें ठीक है आज आप एलए में रुक कर अगले दिन फ्लाई कर जाएं, लेकिन फिर एकदम से मैच खत्म होता है, आपको कहा जाता है कि नहीं अभी आपने फ्लाई आउट करना है. सो दिस कॉजेज अ लॉट ऑफ डिसरप्शन. और मैं कलीम से बल्कि यही भी पूछूंगा कि जब आपको एकदम से आपकी प्रिपरेशंस कितनी हिट होती हैं, जब आपको आपके 15 सपोर्ट स्टाफ के लोग वीज़े या किसी भी वजह से फिर साथ आपके ना ट्रैवल कर रहे हो, या आपके साथ ड्रेसिंग रूम में ना हो, क्योंकि हर सपोर्ट स्टाफ मेंबर का कोई स्पेसिफिक रोल होता है. तो वो अगर प्लेयर मिसिंग है तो वो एस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होता उस सपोर्ट स्टाफ मेंबर के गैर मौजूदगी में. तो ये बहुत चीज़ें अभी हम आगे चल के देखेंगे. एक उनके प्लेयर है, उन्हें शायद सिंगल एंट्री वीज़ा मिला था, अब उन्हें नई तरह से वीज़े के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा. तो अगेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे डिसरप्ट your preparation. So it is a very challenging campaign for Iran. इसलिए I know जो न्यूजीलैंड वाला ड्रॉ हुआ है, it is an upset, but you can understand everything from Iran's perspective with everything that's going on in the background. हाँ, कलीम भाई आप कुछ हैदर भाई की बात पे ऐड करना रहेंगे? मैं हैदर भाई 100% आपकी बात के साथ एग्री करता हूँ क्योंकि प्लेयर्स को रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है मैच के बाद. और मेंटली तौर पर अगर आज ये टॉर्चर मिल रहा है कि आज आपने ट्रैवलिंग करना है और आपको वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो ये प्लेयर की परफॉर्मेंस पे बड़ा फ़र्क महसूस होता है. मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड, मेरे ख्याल से ईरान बहुत अच्छी टीम है. अगर हम पेपर वर्क पे भी देखें, वैसे भी इनके सामने मैचेस हुए हैं, तो ईरान ने हमेशा न्यूजीलैंड को टफ टाइम दिए हैं. लेकिन इस वर्ल्ड कप के ड्यूरेशन के मुताबिक अगर मैचेस के दौरान देखें तो उनके प्लेयर्स आप मेंटली तौर पर देखें कि उनके खुशी उसके चेहरों पर नज़र नहीं आ रहे, जैसे कि ये लोग डिस्टर्ब है.
ड्यूरिंग द मैचेस के बाद देखें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखें तो उनके चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि टीम की जो मेंटली हैं वो ऑलरेडी डिस्टर्ब है कि ट्रैवलिंग की वजह से, कोचेज़ की वजह से। जब आपके स्टॉप नहीं आते हैं तो जब आपके स्टाफ मेंबर्स आपके टीम का हिस्सा नहीं बनते हैं तो आप मेंटली तौर पे एक चीज़ को याद किया जाता है, जो चीज़ आपके या फिटनेस ट्रेनर आपके पास ना हो या डॉक्टर्स आपके पास अवेलेबल ना हो, वही डॉक्टर जो आपको ट्रीट कर रहा हो वो ना हो ड्यूरिंग द मैच, तो लाज़मी बात है आपके मेंटली तौर पे आपके मैचेस के दौरान, क्योंकि फ़ुटबॉल ऐसा मैचेस है कि 100% आपको फिट होने चाहिए, मेंटली तौर पर आप 100% रेडी हो। अगर बीच में ये चीज़ें चल रहा हूँ कि आपने ट्रैवलिंग करना है, आपका वीज़ा नहीं आ रहा है, वो जा रहे हैं, ट्रेनिंग का इशू आ रहा है, बसेस का इशू है, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें जब आते हैं तो प्लेयर की परफॉर्मेंस में काफ़ी फर्क पड़ जाता है। लेकिन फिर भी ईरान की टीम को अप्रिशिएट करनी चाहिए कि इस दौरान भी वो एफर्ट्स कर रहे हैं, मैचेस के दौरान अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। फीफा के प्रेसिडेंट का भी बड़ा बेहतरीन इसमें यह है कि वो जाके ड्रेसिंग रूम इनके पास आए, उनसे माफ़ी मांगे और उनको बुलाएं कि हमारी तरफ से जो भी हो रहा है हम उसके लिए माज़रत ख्वाह, लेकिन आप लोग पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है और हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी तरह हैदर भाई और कलीम ने एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पर हम अपना शो का सेकंड ब्रेक लेंगे। सो कीप वॉचिंग क्लियरमैन प्रेजेंट्स नुक्ता पिच साइड। The all new Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। Nukta, the whole story. Download the app now. The all new Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। What is news worth breaking? The one that goes first? Or the one that goes whole? Nukta, the whole story. Download the app now. The all new Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। Nukta, the whole story. Download the app now. The all new Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। What is news worth breaking? The one that goes first? Or the one that goes whole? Nukta, the whole story. Download the app now. The all new Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। Nukta, the whole story. Download the app now. The all new Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। वेलकम बैक टू क्लियरमैन प्रेजेंट्स नुक्ता पिच साइड। यहाँ पर अब हम अपना शो का तीसरा और आखिरी सेगमेंट लेंगे, जो कि है क्लियरमैन प्रेजेंट्स एआई वर्सेस एनालिस्ट। अच्छा, पिछले सेगमेंट में क्योंकि कलीम हमारे साथ थे नहीं, हैदर भाई थे, तो हमने हैदर भाई से जो प्रेडिक्शंस करवाई थी ब्राज़ील वर्सेस मोरक्को वाले गेम की और इजिप्ट वर्सेस बेल्जियम वाले गेम की, तो देखते हैं कि लीडर बोर्ड क्या कहता है प्रेडिक्शंस के बाद। अच्छा, स्क्रीन पे लीडर बोर्ड है और हैदर भाई जो है उस वक्त टॉप पे हैं, उनके 20 पॉइंट्स हैं और एआई के कोई पॉइंट्स नहीं है। तो हैदर भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, इस वक्त तो आप लीड कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट राउंड से मैं आपको बता दूं कि कलीम भाई की प्रेडिक्शंस भी आ जाएंगी, तो वो भी हम जो है ले लेंगे उसके ऊपर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी जो ब्राज़ील और मोरक्को वाली जो प्रेडिक्शन थी वो मुकाबला कैसे हो सकता है कलीमुल्लाह के साथ? कलीमुल्लाह लेजेंड है भाई। नहीं, अच्छा ठीक है, मैं एआई से, वैसे तो आपका टेक्निकली आप दोनों का एआई से मुकाबला है, अभी आप एआई से जीत रहे हैं। फिर ठीक है, फिर कलीम ने मिलके एआई को हराना है भाई। बस अभी तो आप हरा रहे हैं वैसे। आपका ब्राज़ील और मोरक्को वाली मैं कह रहा था बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन थी, 1-1 आपने प्रेडिक्ट किया था यार। वो क्योंकि वो वाली बात है ना, जिस तरह कलीम ने जब अपना एनालिसिस दिया था तो वो उसमें सारी बात क्लियर है कि there isn't a major gulf in quality between these two sides, बल्कि ये मोरक्कन टीम जिस तरह कलीम ने कहा हरा भी सकती थी ब्राजील को। तो मैंने उस सेंस में और जिस तरीके से अगेन लैकिंग अ क्लियर कट गोल स्कोरिंग थ्रेट एंड ऑब्वियसली अ कपल ऑफ प्लेयर्स मिसिंग थ्रू इंजरी, तो मैंने इसलिए जरा थोड़ा सा एक्सपेक्ट किया था ब्राजील का स्लोइश स्टार्ट होगा, व्हिच वी सॉ, बट चले जबरदस्त हो गया। तो मेरा दूसरा रिजल्ट
भी एआई का गलत निकला, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया था दूसरे अच्छा मैच? उन्होंने, वैसे आप दोनों को ही गलत है, उन दोनों, आप दोनों ने बेल्जियम को प्रेडिक्ट किया था विन, लेकिन वो ड्रॉ हो गया था मैच। वही मैं सोच रहा हूँ कि एआई इतनी भी बेचारी गलत नहीं हो सकती यार। बट या तो वैसे अब नेक्स्ट वीक के लिए मैं आपसे जो प्रेडिक्शन करवाऊंगा, कलीम से मैं स्टार्ट करूंगा। इंग्लैंड और क्रोएशिया के मैच की क्या प्रेडिक्शन है आपकी? अच्छा आपने एक तो मैच का रिजल्ट भी प्रेडिक्ट करना है और स्कोर लाइन भी, एग्जैक्ट स्कोर लाइन भी प्रेडिक्ट करनी है। यस, इंग्लैंड और क्रोएशिया बड़ा टफ मैच है और दोनों यूरोप की टीमें हैं। लाजिम बात है थोड़ा सा दिल इंग्लैंड की तरफ मेरी जा रही है, तो मैं समझ रहा हूँ कि 2-1। 2-1 इंग्लैंड। यस। और हैदर भाई आपकी इंग्लैंड क्रोएशिया के बारे में क्या प्रेडिक्शन है? मेरी इंग्लैंड और क्रोएशिया के बारे में, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली स्कोर लाइन का इसलिए सोच रहा हूँ ताकि मैं जरा एआई को हरा सकूं। बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं अबाउट इंग्लैंड का डिफेंस कि क्या उधर कोई ऐसा लीडर है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ले सके। नज़र आ रहा है कि शायद स्टोन्स माइट बी स्टार्टिंग, but I still think this team has more quality, significantly more quality than Croatia at the moment. I'm going to go 3-0 for England. 3-0 इंग्लैंड, ओके नाइस। तो दूसरा मैच जो है, जो मैंने आपसे प्रेडिक्ट करवाना है, वो है यूएसए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों टीमें अपने पहला मैच जो है ना ग्रुप का जीत चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है यूएसए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? देखो यूएसए का होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड एडवांटेज हमेशा देना चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ कि यूएसए 2-0। 2-0। और हैदर भाई आप? मैं कलीम के साथ इत्तेफाक करूंगा, 2-0 यूएसए होना चाहिए। हमने ऑलरेडी देख लिया है जो क्वालिटी उनके अटैक में है। दिस यूएसए टीम हैज अ लॉट ऑफ पेस विद देम, और जिस तरीके से पुलिसिक लेफ्ट से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और इवन वेस्टर्न मैकेनी के जो रन्स भी बन रहे हैं, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। और बैलोगन obviously became the focal point for them. यूएसए, अब मैंने 2-0 कहा तो रुके यार, इसे भी 3-0 करें यार, ऐसी की तैसी देखी जाएगी। ओके 3-0 फॉर बोथ मैचेस, ओके। अच्छा वैसे मैं ऐड कर दूं यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया ने जो लास्ट मैच था वो उन्होंने टर्की को बेसिकली एन अपसेट उन्होंने हरा दिया था 2-0। डिफेंसिवली दे वर वेरी सॉलिड, तो थोड़ा जो अटैकिंग प्रावेस और यूएसए की और ऑस्ट्रेलिया की जो डिफेंसिव एबिलिटी है उसको देखते हुए होपफुली क्या पता कुछ क्लोज मैच भी हो सकता है, बट दैट विल फाइंड आउट नेक्स्ट वीक। यहाँ पर मैं एआई की भी प्रेडिक्शंस ले लेते हैं जो इन दोनों मैचेस के हवाले से। तो मिस्टर डॉट आपकी क्या प्रेडिक्शन है? I think England will beat Croatia 2-1, while USA will win 2-0 against Australia. तो ये था हमारा आज का शो। थैंक यू सो मच कलीम भाई एंड हैदर फॉर जॉइनिंग अस, और हमारी आपसे अब मुलाकात अब होगी नेक्स्ट वीक। सो कीप वॉचिंग क्लियर माइंड प्रेजेंट्स नुक्ता पिच साइड।